हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन न्यू चैप्टर। बेटा अब हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4। मुझे उम्मीद है कि आप लोग चैप्टर 1, 2, 3 का वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 चैप्टर 4। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि इंडिया की आजादी के बाद हमारे लीडर्स ने एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश नीति क्या अपनाई। जैसा आपको पता है कि हम आइसोलेटेड इंसान नहीं हैं, हम आइसोलेटेड कंट्री नहीं है, हमारे आसपास में बहुत सारी कंट्रीज हैं। तो जैसे ही देश आजाद हुआ तो हमने कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की, हमारा बाकी दुनिया से कैसा रिश्ता रहेगा, उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन। और आपके लिए क्वेश्चन है, हु इज द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इंडिया का विदेश मंत्री कौन है? आप मुझे कमेंट में बताएंगे इसके बारे में। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 4 इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन। बेटा इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। अब आप देखो, देश आजाद हुआ है 1947 में। इंडिया को आजादी मिली 15 अगस्त 1947 में। आप देखो माहौल क्या है दुनिया में। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ है, 1947 में देश आजाद हुआ है। जैसे ही देश आजाद हुआ है, दुनिया में 2-3 प्रॉब्लम की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। वर्ल्ड वॉर खत्म है, पूरी दुनिया में डिस्ट्रक्शन है, तबाही है, पूरी दुनिया धुआं हो गई है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। यूरोप बर्बाद है, अफ्रीका के लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसी बीच में इंडिया का जन्म हो गया है। अब दिक्कत क्या आई? सबसे बड़ी दिक्कत आई कि यूरोप में जहां रशिया और दूसरा जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट में अमेरिका, दो सुपर पावर आपस में एकदम एक दूसरे के सामने खड़े हैं। कोल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी है। कोल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी है। एक तरफ यूएसएसआर है और एक तरफ अमेरिका है, और इसी के बीच में इंडिया का जन्म हुआ है। तो पूरी दुनिया 2 पार्ट में डिवाइड है। दूसरी बात, अफ्रीका कंट्री जो है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के लोग आजादी की डिमांड कर रहे हैं। हमारे देश की आजादी हुई है और आजादी के साथ ही पार्टीशन हो गया है। पार्टीशन से इंटरनली देश के अंदर बहुत प्रॉब्लम है। खाने पीने की दिक्कत है, जो लोग इंडिया में आए हैं उनको घर देने की दिक्कत है, रिहेबिलिटेशन की दिक्कत है, उनको संभालना है, वो अलग प्रॉब्लम है। इंडिया में इलेक्शन करवाने हैं, डेमोक्रेसी सेटअप करनी है, प्रिंसली स्टेट को इकट्ठा करना है, उनका एक मजबूत देश बनाना है, ये अलग दिक्कत है। इसके साथ ही हमारे इंडिया के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनको कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इन्होंने बोला भैया देखो, मैं प्रधानमंत्री तो हूं, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ साथ मैं विदेश मंत्री भी रहूंगा, मैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी रहूंगा, क्योंकि मैं जो है ना इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को अपने हिसाब से सेट करूंगा। नेविगेट करना है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को। जहां पर कोल्ड वॉर हो रहा है, हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है, आजादी के 6 महीने के अंदर ही पाकिस्तान ने अटैक कर दिया है, पाकिस्तान से भी लड़ना है, गरीबी से लड़ना है, जो इंडिया के अंदर रीजनल इश्यू उससे लड़ना है। अब वर्ल्ड में जो हो रहा है आप देख ही रहे हो, कोरियन वॉर की शुरुआत होने वाली है। ये था बैकग्राउंड जब हमारा देश आजाद हुआ है। तो एक तरफ देखो ग्लोबली क्या दिक्कत है, डोमेस्टिक में क्या दिक्कत है। ग्लोबल प्रॉब्लम्स की अगर बात करोगे मेरे बच्चे, तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है? पोस्ट वर्ल्ड वॉर, फिर से वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद फिर से काम चालू हो गया रिकंस्ट्रक्शन का। यूरोप के अंदर फिर से बनाने का काम चालू हो गया है, यूरोप को फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। कोल्ड वॉर की शुरुआत हो रही है, 2 सुपर पावर आपस में लड़ने की तैयारी कर रही हैं, और जो ग्लोबल ऑर्डर था वो भी एक तरह से कोलैप्स हो गया है। कॉलोनिज्म, जो बहुत सारे देश में ब्रिटेन का राज था, फ्रेंच का राज था, जो उनकी कॉलोनीज थी, वहां पे धीरे धीरे करके डीकोलोनाइजेशन हो रहा है, उसकी डिमांड हो रही है। ये चल रहा है वर्ल्ड लेवल पर। वहीं इंडिया के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत गरीबी का। देश गरीब है, देश अभी अभी नया नया बंटवारा हुआ है देश का। दूसरा दिक्कत है मैनेजिंग द वायलेंट लेगेसी ऑफ पार्टीशन।
जो पार्टीशन का लेगेसी है उसको भी हम मैनेज कर रहे हैं, वो दूसरी दिक्कत। तीसरा, बिल्डिंग, अभी हमें डेमोक्रेसी भी बिल्डअप करना है, इस पे भी हमें ध्यान देना है। उसके बाद जो है आगे देखते हैं, ये सारी तो समस्याएं थी जिसपे हमें काम करना था। अब नेक्स्ट है बेटा, अब हम जो है एवरीथिंग इज गुड बेटा, समझ में आ रहा है आप लोगों को? एवरीथिंग इज गोइंग वेल? यस सर। ओके, सो नाउ नेहरूज विजन। अब नेहरू का विजन था कि भाई हमारी जो पॉलिसी होगी वो बिल्कुल भी ऐसी पॉलिसी होगी, हम किसी के इंटरफियरेंस में नहीं आएंगे, किसी के दबाव में नहीं आएंगे। आपको मैंने अभी बताया कि दुनिया दो पार्ट में बटी हुई है, एक तरफ यूएसएसआर, दूसरी तरफ अमेरिका। दोनों दुनिया दो पार्ट में बटी हुई है, लेकिन नेहरू जी को लगा अगर मैं अमेरिका के साथ जाऊंगा तो यूएसएसआर नाराज होगा, यूएसएसआर के साथ जाऊंगा तो अमेरिका नाराज होगा। भाई हम किसी खेमे में क्यों जाएं? वी आर इंडिपेंडेंट नेशन एंड वी विल डिसाइड आवर डेस्टिनी। हम किसी दूसरे के कहने पे नहीं आएंगे। तो नेहरू जी ने बोला भैया देखो, हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसी होगी कि हम इंडिपेंडेंट नेशन है, अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे, और हमारी फॉरेन पॉलिसी की जो मेन 3 पिलर रहेगा, सबसे पहले हम प्रिजर्व करेंगे, बचा कर रखेंगे। किसको? जो इतनी मेहनत से हार्ड अर्न, जो इतनी मेहनत से हमें सॉवरेनिटी मिली, उसको बचाना है। प्रोटेक्ट करेंगे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, जो देश की अखंडता है, एकता है, उसको बचा के रखेंगे। इसके साथ ही साथ हम करेंगे, प्रमोट करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भैया हमें अपनी आजादी बचा के रखनी है, अपने देश के टुकड़े नहीं होने देना है और देश को आगे लेके जाना है, ये हमारा मकसद रहेगा। हम किसी खेमे में जाके गुटबाजी नहीं करेंगे। नेहरू जी के बारे में कहा जाता है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ में इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर थे, पर्सनली शेप कर रहे थे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी। और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी कब से कब तक थे? 1946 एंटरिंग गवर्नमेंट से लेकर 1964, जब तक उनकी डेथ नहीं हो गई। नेहरू जी एकदम एक छत्र राज चल रहा है नेहरू जी का। तो अभी हमने देख लिया, अभी तक हमने 2 चीज देखा है कि वर्ल्ड में सिचुएशन क्या थी और कंट्री के अंदर सिचुएशन क्या थी और हमारी प्रायोरिटीज क्या थी। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अब देखते हैं। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इंडिया ने यूएस ब्लॉक ज्वाइन करने के बजाय, यूएसएसआर ब्लॉक ज्वाइन करने के बजाय हमने नॉन अलाइनमेंट पर फोकस किया। जो नए नए देश आजाद हुए थे उन देश को हमने साथ में लिया और हमने बोला भाई हम सब मिलके न्यूट्रल रहने की कोशिश करेंगे। दुनिया बटी तो बटने दो, लेकिन हम क्या करेंगे? हम एकला चलो रे, अकेला चलेंगे, मतलब किसी एक ग्रुप में नहीं चलेंगे। अब अमेरिका ने बनाया था बेटा मिलिट्री अलायंस, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी अलायंस। जो भी यूरोप है और नॉर्थ अमेरिका के, जो नॉर्थ अमेरिका में अमेरिका जो है, इन्होंने मिलकर बनाया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी अलायंस। और इस ट्रीटी का मतलब था कि इस ब्लॉक के ऊपर, इस ग्रुप में किसी एक मेंबर पे अटैक हुआ तो सारे मिलके उसको मारेंगे जिसने इन पर अटैक किया। अब इनका दूसरा था भाई, एक कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते थे, फ्री मार्केट को सपोर्ट करते थे अमेरिका वाले। इनके हिसाब से प्राइवेट प्रॉपर्टी होना चाहिए, सरकार का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के बहुत बड़े सपोर्टर थे अमेरिका वाले। अब इनके सामने ही जो ईस्टर्न अलायंस बना बेटा, जिसका नाम रखा गया वार्सो पैक्ट। अब वार्सो पैक्ट जो है ये बनाया यूएसएसआर ने। इनके विरोध में इन्होंने बोला अच्छा आप अपना ब्लॉक बनाओगे। इसने भी बहुत सारी कंट्री को ईस्टर्न यूरोप की इकट्ठा किया और एक ग्रुप बनाया और इन्होंने बोला अगर हमारे किसी एक पे अटैक हुआ सब मिलके मारेंगे, धुआं धुआं कर देंगे। ठीक है बेटा। और वार्सो पैक्ट इन्होंने बनाया बेटा। और उसके बाद इनके यहां जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो स्टेट प्लान सोशलिज्म था कि हर चीज सरकार डिसाइड करेगी। सुई बनेगा, चप्पल बनेगा, जूता बनेगा, कार बनेगी, क्या बनेगा, सब कुछ सरकार डिसाइड करेगी। और कम्युनिस्ट सिस्टम रहेगा, मतलब जो भी प्रॉपर्टी होगी, ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज owned, controlled and operated by government here. ओके,
यहां पे डेमोक्रेटिक वगैरह की बात मत करो, हम क्या करेंगे, हमारा फोकस रहेगा कि गरीबों का भला कैसे हो। अब लोग देखो, जो इंडिया में कुछ लोग थे, जैसे भारतीय जनसंघ वाले, बीजेपी के जो फादर रह चुके हैं, बीजेपी जो बनी है जनसंघ से बनी, स्वतंत्र पार्टी वाले, डॉक्टर अंबेडकर जी, ये सब सपोर्टर थे अमेरिकन ब्लॉक के, कैपिटलिस्ट मॉडल के। ऑन द अदर हैंड जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, सीपीआई, इसके हिसाब से हमें यूएसएसआर का मॉडल फॉलो करना चाहिए। लेकिन हमने बोला ना इधर चला, ना मैं इधर चला, मैं एकला चला। पीसफुल को एग्जिस्टेंस होगा हमारा, इंडिपेंडेंट वोटिंग राइट देके हम क्या करेंगे, अगर कोई भी इंटरनेशनल मामला होगा, कोई भी मसला होगा, तो हम किसका साइड लेंगे ये हम डिसाइड करेंगे। किसी ब्लॉक में नहीं है कि अमेरिका गलत करे चाहे सही करे उसी को वोट दूंगा, ऐसा नहीं था। हमने इंडिपेंडेंट डिसीजन लिए और हमने रिफ्यूज कर दिया कि हम किसी भी अलायंस को ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, ये हमारी पॉलिसी थी। अब बेटा, अब देखो, ये तो हो गया एक चीज। अब हमने कोशिश किया कि जैसे बड़ी मुश्किल से हमें आजादी मिली, सीने पे गोलियां खा के भगत सिंह को फांसी पे चढ़ा के आजादी मिली हमारे देश को। अब हम कोशिश करेंगे कि अफ्रीका और एशिया की वो देश जो आजादी पा चुके हैं या आजादी पाना चाह रहे हैं, उनको इकट्ठा करेंगे और सबको आजादी दिलाएंगे, अंग्रेजों को मार भगाएंगे। तो हमने कोशिश किया कि चैंपियन थे अफ्रीका एशिया यूनिटी के। तो नेहरू जी के हिसाब से हमें ना अफ्रीका, थर्ड वर्ल्ड कंट्री जिसको बोलते हैं, ये जो नीचे वाले देश है ना बेटा, इनको और इनको बोलते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री, ये यूरोप वाले बोलते हैं ऐसा। नेहरू जी के हिसाब से हम इनको सपोर्ट करेंगे, एशिया को सपोर्ट करेंगे, यहां की कंट्रीज को सपोर्ट करेंगे। तो इसीलिए नेहरू जी ने जो है कॉन्फ्रेंस बुलाया। आजाद देश नहीं हुआ है, आजाद देश नहीं हुआ, एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस बुलाया दिल्ली के अंदर आजादी से 5 महीने पहले। 1949 में बांडुंग कॉन्फ्रेंस होता है। बांडुंग कहां पे है? बांडुंग है बेटा इंडोनेशिया के अंदर। यहां पे कॉन्फ्रेंस होता है कि भाई हम एक ऐसा बनाएंगे ऑर्गेनाइजेशन जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का जैसा काम करेगा। लोगों ने बात किया, इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट थे नासिर साहब और जो सुकार्नो जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे, इन्होंने सबने मिलकर बोला हम एक ऐसा ग्रुप बनाएंगे जिसका मेन काम रहेगा नॉन अलाइनमेंट, किसी के साथ शामिल होने का नहीं। थर्ड, इंडोनेशिया के फ्रीडम की बात किया हमारे देश के लोगों ने। और फाइनली नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की पहली समिट हो रही है बेलग्रेड में, यूरोप के अंदर, सितंबर 1961 में हुई है समिट। ये सब चल रहा है, समिट वमिट कर रहे हैं, नेहरू जी कोशिश कर रहे हैं सब एशिया के देशों को सपोर्ट करें, अफ्रीका के देशों को सपोर्ट करें। 61 में इन्होंने नॉन अलाइनमेंट की मीटिंग बैठाया है। लेकिन इसके पीछे 1962 में देखोगे चाइना ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है। आगे हम ये पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम यूनिटी की बात कर रहे हैं, एशिया के देशों को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन चाइना ने गद्दारी करने कर दिया। कैसे गद्दारी किया देखो ध्यान से। द लॉस ऑफ बफर। अब यहां पे हम यूनिटी की बात कर रहे हैं, दुनिया को संभालने की बात कर रहे हैं। वहां चाइना क्या कर रहा है? 49 में चाइना में आई है कम्युनिस्ट की सरकार, रिपब्लिक ऑफ चाइना को मार के भगा दिया ताइवान में। किसने? कम्युनिस्ट वालों ने। और इन्होंने बनाया कम्युनिस्ट रिपब्लिक, कम्युनिस्ट सरकार आ गई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सरकार आ गई है। कहां पे? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सरकार आ गई है चाइना के अंदर। अब ध्यान से देखो, अब इनका पूरा मकसद था जैसे ही हम आजाद होंगे उसके बाद पूरे चाइना को इकट्ठा करेगी कम्युनिस्ट पार्टी। तो इन्होंने क्या किया भाई, चाइना ने शुरुआत किया तिब्बत को एनेक्स करने का, तिब्बत पे कब्जा करने का। तिब्बत एक इंडिपेंडेंट देश था, कई बार चाइना का उस पर जो है क्लेम होता था और कई बार वो फ्री रहता था। तो रिपब्लिक ऑफ चाइना 1912 के बाद जो तिब्बत एकदम आजाद देश की तरह था, लेकिन चाइना ने धीरे धीरे करके तिब्बत पे कब्जा करना चालू किया। नेहरू जी को लगा ये गलत हो रहा है, उन्होंने समझाने की कोशिश किया चाइना को, बट चाइना मानने को रेडी नहीं। अब हुआ ये कि चाइना मानने को रेडी नहीं, धीरे धीरे करके चाइना कब्जा करती जा रही है। और चाइना बोला टेंशन मत लो, हम दोनों भाई भाई हैं। और नेहरू जी और चाइना वालों ने मिलकर नारा दिया हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन अब आगे देखो कैसे हुई लड़ाई। एक डाउट है सर। यस सर, वो मैं थक गया हूं सर, कल पढ़े सर। नहीं बेटा, 5 मिनट्स और उसके बाद हम आगे करेंगे। 5 मिनट्स और पढ़ लो।
ठीक है। अब बेटा 1950s के अंदर 1950s में चाइना जैसे ही आजाद हुआ, हमने 1954 में एग्रीमेंट साइन किया चाइना के साथ, जिसका नाम रखा पंचशील एग्रीमेंट। हमें लगा कि चाइना और इंडिया दोनों ही नए नए आजाद देश हुए हैं, दोनों मिलके आगे बढ़ेंगे, बट चाइना के मन में तो पाप था। चाइना ने पंचशील एग्रीमेंट तो साइन कर लिया कि भाई दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी में को हम नहीं छेड़ेंगे, दूसरे के इंटरनल मैटर में हम नहीं पड़ेंगे, हम एक दूसरे के रिस्पेक्ट करेंगे, पीपल टू पीपल एक्सचेंज करेंगे, जो है सब ये सब मान लिया। बट अंदर ही अंदर चाइना क्या कर रहा है, तिब्बत पे कब्जा कर रहा है। तिब्बत था क्या बेटा, तिब्बत एक तरह से बफर था। बफर मतलब दो देशों के बीच का जो एरिया है वो बफर की तरह हमारे यहां काम कर रहा था। अब फाइनली आर्मी जो चाइना की है तिब्बत के अंदर गई और तिब्बत में क्या किया, पूरा एकदम कब्जा कर लिया चाइना की आर्मी ने 1958-59 में। अब 1959 में जो तिब्बत के धर्म गुरु थे, जो तिब्बत के सबसे बड़े लीडर थे, उनको वहां से भागकर इंडिया में आना पड़ा। जो इंडिया के अंदर ये भाई साहब आए, बुमला पास के थ्रू एंट्री किया इंडिया में, अरुणाचल प्रदेश में। हमने इनका स्वागत किया इंडिया के अंदर। अब वो बोले भैया देखो चाइना वाला तो बहुत परेशान कर रहा है, अब पूरा चाइना कब्जा कर लिया है। अब नेहरू जी को लगा अब चाइना मानेगा नहीं। फिर नेहरू जी ने क्या किया, नेहरू जी ने शुरुआत किया फॉरवर्ड पॉलिसी की, जो भी हमारे बॉर्डर है ना उसको जल्दी से जल्दी उसको मजबूत करो, चाइना अटैक कर देगा। बट बहुत देर हो चुका था। अब हुआ ये बेटा, अगर आपको ये मैप दिख रहा हो, इसको ध्यान से देखना, ये है इंडिया और चाइना का मैप। बेटा पहले चाइना यहां इधर दूर हुआ करता था, इधर जो है चाइना यहां कहीं दूर हुआ करता था, चाइना दूर, यहां चाइना हुआ करता था। और यहां पे था तिब्बत और यहां पे थे हम इंडिया वाले। अब हुआ क्या, चाइना ने धीरे धीरे करके अटैक करके धीरे धीरे करके पूरे तिब्बत पे कर लिया कब्जा। अब पूरे तिब्बत पर चाइना का कब्जा है। अब चाइना धीरे धीरे कब्जा करके पहुंच गया इंडिया के बॉर्डर, यहां पे पहुंच गया चाइना। इससे पहले क्या था बेटा, ये बफर एरिया था, ये बफर एरिया था, चाइना से हमारा बॉर्डर नहीं लगता था, तो मुझे ज्यादा टेंशन था नहीं। बट चाइना, अब चाइना का बॉर्डर इंडिया का बॉर्डर आ गया एकदम पास, इधर इंडिया और इधर चाइना। अब चाइना इंडिया के पास आ गया, समझ लो क्या करेगा। अब चाइना ने धीरे धीरे करके, सबसे पहले चाइना ने क्या किया बेटा, सबसे पहले चाइना ने बनाया रोड। जो सिंजियांग इनका प्रोविंस है, यहां से होके रोड आया अक्साई चीन, यहां से होके तिब्बत के बीच में लहासा के बीच में इन्होंने बना दिया रोड। अब रोड बना दिया, अब इंडिया वालों को पता ही नहीं भाई चाइना क्या कर रहा है, हमारी टेरिटरी में रोड बना चुका है, इंडिया वालों को पता ही नहीं। जब हमें पता चलता, नेहरू जी ने फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई, भाई यहां से फटाफट पहुंचो बॉर्डर पे पोस्ट बनाओ, बॉर्डर पे पोस्ट बनाओ, बॉर्डर पे पोस्ट बनाओ, बॉर्डर पे पोस्ट बनाओ। अब चाइना करोगे, अच्छा बॉर्डर कंट्रोल करोगे। चाइना एकदम पूरी तैयारी में पहले से ही था। अक्टूबर का महीना, हम दशहरे मनाने की कोशिश कर रहे हैं और उधर चाइना जो है एकदम पूरा बम गोला लेके दीपावली मनाने की कोशिश कर रहा है। और फाइनली क्या किया, चाइना ने अक्टूबर में 20 अक्टूबर के आसपास इंडिया पे कर दिया अटैक। और दो जगह है, अरुणाचल में भी अटैक किया और दूसरा अक्साई चीन में भी अटैक किया। दो जगह अटैक किया किसे, चाइना ने इंडिया के ऊपर। और हम तो एकदम क्या बोलते हैं, हम एकदम कंफ्यूज आ गए कि संभाले कहां पे। चाइना तो हमारा भाई था, चाइना तो हमारा दोस्त था, चाइना ने अटैक कैसे कर दिया हमारे ऊपर। हम कंफ्यूज हैं, यहां संभाले या यहां संभाले। अब दिक्कत क्या हो बेटा, चाइना का जो अटैक इंडिया पे था वो सरप्राइज अटैक था, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कंट्रोल कहां से करें। अब चाइना का जो पूरा वॉर का सिनेरियो है ना बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा सेकेंड पार्ट वाला, उसके अंदर फुल डिटेल में आपको बताऊंगा चाइना ने इंडिया पर अटैक क्यों किया, कैसे किया। सो स्टे ट्यून बेटा, एकदम लगे रहो। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इंडिया चाइना वॉर, इंडिया पाकिस्तान वॉर। ओके बेटा, जय हिंद।